क्वेश्चन आवर की शुरुआत करते हैं मुस्लिम महिलाओं से जुड़ी बड़ी खबर से। मुस्लिम महिलाओं को जल्द ही ट्रिपल तलाक से आजादी मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक संबंधी विधेयक को हरी झंडी दे दी है, जिसमें 3 तलाक देने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। यह बिल मौजूदा सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। अब 3 तलाक दिया तो 3 साल की जेल और बेल भी नहीं। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 तलाक के खिलाफ एक अहम पहल करते हुए केंद्र सरकार के बिल को मंजूरी दे दी है। द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट नाम से इस विधेयक को केंद्र सरकार बहस के लिए संसद के दोनों सदनों में अगले हफ्ते में पेश कर सकती है। आज हमने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल को अप्रूव कर दिया है, जो 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है। इस बिल को पहले से ही 8 राज्यों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इस बिल में 3 बार तलाक बोलकर तलाक देने वाले पतियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव किया है। इसके मुताबिक अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो उसे 3 साल तक की जेल के अलावा महिला को उचित मुआवजा और बच्चों की कस्टडी देने का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक का विरोध करती है कि ये अत्याचार बहनों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर अब ये बर्दाश्त से भाजिल है और अगर जरूरत पड़ा तो कानून भी बनेगी। हम समझते हैं कि इन दोनों वजूहात के बिना पर, जो कि कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, दूसरा ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है मजहबी मामलात में, इस वजह से हुकूमत को इस सिलसिले में कानून बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसमें मूल मुद्दे क्या है, इसको कैसे अमल करेंगी, ये सब भी देखना पड़ता है। कहने से कुछ नहीं होता है, इसको थॉट प्रोसेस क्या है हम जान के फिर हम बात करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म करते हुए सरकार को इसे लेकर 6 महीने के अंदर कानून बनाने को कहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस कानून को पास कराया जाए ताकि 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 17 दिसंबर को एक अहम बैठक करने जा रहा है, जिसमें तय होगा कि इस बिल के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है। जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो मुस्लिम समाज में कुछ लोग 3 तलाक पर कानून का विरोध बेशक कर रहे हैं, लेकिन 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं इसका तहे दिल से इस्तकबाल करती दिख रही हैं। जी, हमारा मानना तो यही है कि हमारी ही जीत होगी इसमें, क्योंकि अब तक जो भी लड़कियां परेशानियों का सामना कर रही थी वो आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी, क्योंकि ये सब चीजों से समाज में हम लोगों को कितनी परेशानियां, दिक्कतें लेके खड़ी हो रही हैं। कितनी लड़कियां, कुछ तो लड़कियां ऐसी हैं जिनके परिवार भी उनका साथ नहीं देते, अकेली बच्चों को लेकर रहना, उनका करना, उनका सब कुछ परवरिश करने, पढ़ाई लिखाई, परेशान, बीमारियां, दुनिया भर की चीजें हम लोगों को झेलनी पड़ती हैं। उन सब चीजों से लड़कियों को निजात मिल जाएगा। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ और कैबिनेट ने जो हमारे लिए बिल पास किया है उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी और उनसे ये अनुरोध करूँगी कि जब ये संसद भवन में हमारा ड्राफ्ट पास किया जाए तो किसी भी तरह का कोई विरोध ना हो और मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया गया है उस पर आज सरकार कानून बना चुकी है, लेकिन उसके विरुद्ध कोई ना जाए। चलिए, तो दरअसल में सरकार की जो कोशिश की जा रही है विधेयक पर कैबिनेट की मोहर लगाने के बाद, वो कोशिश क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2017 है, जिसको मंजूरी दी गई है कैबिनेट के स्तर पर। जुबानी, लिखित या किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिए गए एक साथ 3 तलाक को गैर कानूनी माना जाएगा। एक साथ 3 बार तलाक देने वाले पति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। एक साथ 3 तलाक गैर जमानती अपराध होगा, ये सौदे में साफ साफ लिखा गया है। कानून में पीड़िता को अपने पति से हर्जाना मांगने का हक भी होगा, जिस हक की मांग लगातार की जाती रही है, और पीड़ित महिला अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी की भी मांग कर सकती है। संसद के दोनों सदनों में यह विधेयक पेश होगा, जिसके बाद कानून बनेगा। हालांकि कानून बनने के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू नहीं होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। तो ट्रिपल तलाक के बाद अब बात सियासत की। देश को हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावी नतीजों का इंतजार है। महज 2 दिन बाद नतीजे आ भी जाएंगे, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जारी सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि वीवीपैट की पर्चियों को ईवीएम से क्रॉस वेरीफाई कराने की कांग्रेस की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही सियासी मैदान की लड़ाई दूसरी तरफ मुड़ती नजर आई।
चुनावों के फाइनल नतीजे भले ही 18 तारीख को आने हो, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि कांग्रेस की अपील को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि 18 दिसंबर को मतगणना के दौरान कम से कम 25% वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से क्रॉस वेरीफाई किया जाए। याचिका में कहा गया था कि ईवीएम में जो वोट पड़े हैं उनका मिलान वीवीपैट पर्चियों के जरिए किया जाए। अगर यही एग्जिट पोल रहता है तो निश्चित रूप से ईवीएम की विश्वसनीयता पर व्यापक बहस होगी देश में, वो गुजरात में भी होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए लोग गुजरात कांग्रेस ने एक तरह से पहल की है कि कहीं कोई ईवीएम के मामले में कोई गुंजाइश नहीं रहे गड़बड़ी की, और अगर कोई किया है तो वो जाहिर हो जाए। कांग्रेस ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोप भी लगाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की अपील खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकते हैं। चुनाव की प्रक्रिया लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अहम होती है। इसमें केवल किसी पार्टी की शंका को दूर करने के लिए दखल नहीं दिया जा सकता है। जब जनता ने उसको करारी झटका देने के संकेत दिया है, जिसके बारे में आप सभी मित्रों ने एग्जिट पोल के माध्यम से दिखाया, उसमें भी उनको इतना घबराहट आ रही है कि भाई मतपेटी 2 प्रकार की निर्णय हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हुई है और बैलेट में भी हुई है। किसी को कोई शंका होगा तो उसको दिखा जा सकता है। कोर्ट जाने का क्या विषय था? कोई बंद कर दिया था क्या? क्यों उनके मन में इतना घबराहट आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका को खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये काउंटिंग हो जाने दो। अगर जो भी ग्रीवेंसीज आपके हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास, अगर आपको लगता है तो कोर्ट आने वाले समय में ये ग्रीवेंसीज को ध्यान में रखेगी, देखेगी, उसके लिए न्याय देगी। न्यूज नेशन ने भी गुजरात और हिमाचल को लेकर जो एग्जिट पोल दिखाया है, उसमें दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 135 से 139 सीट मिल सकती है। वहीं हिमाचल में 43 से 47 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है। यानी एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो कांग्रेस को दोनों राज्यों में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव में मिली हार के बाद कई बार विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाने की कोशिश की है, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम पर उठे इन सवालों को सिरे से खारिज कर चुका है। टीम न्यूज नेशन। वैसे इस बार गुजरात विधानसभा के चुनाव सिर्फ ईवीएम के जरिए ही नहीं, वीवीपैट के जरिए भी हुए थे। ऐसे में समझना आपके लिए ये भी जरूरी है कि वीवीपैट होता क्या है। दरअसल में वोटिंग के वक्त वोटर्स को फीडबैक देने का एक तरीका है वीवीपैट। ईवीएम से प्रिंटर की तरह एक मशीन अटैच की जाती है जिसको वीवीपैट कहा जाता है, और वोट डालने के 10 सेकंड के बाद इसमें से एक पर्ची निकलती है। पर्ची पर बाकायदा सीरियल नंबर, नाम और वोट पाने वाले कैंडिडेट का सिंबल होता है। मशीन से निकलने के बाद पर्ची एक बॉक्स में चली जाती है। वोटर आश्वस्त हो जाता है कि जिससे वोट दिया है वास्तव में वोट उसी को गया है। गुजरात और हिमाचल के फाइनल नतीजे तो 18 तारीख को आएंगे, लेकिन जिस तरह एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके मुताबिक दोनों राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। नतीजों को लेकर कांग्रेस के खेमे में बेचैनी भी जरूर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल एग्जिट पोल को नकार रही है। वहीं बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर ही खुशी से झूम रही है। सियासी गलियारों में आज दिन भर गुजरात के एग्जिट पोल ही छाए रहे। गुजरात के साथ साथ पूरा देश 18 दिसंबर का इंतजार कर रहा है, जब ईवीएम से नतीजे निकलेंगे और पता चलेगा कि गुजरात का अगला बॉस कौन होगा। लेकिन नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। देश भर के चैनलों ने जो एग्जिट पोल किए हैं उसके मुताबिक गुजरात में बीजेपी की सरकार फिर बन रही है। बीजेपी का परचम लहरा रहा है। हर किसी ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत तक पहुंचाया है। ऐसे में नतीजों से पहले ही बीजेपी नेता खुशी से फूले नहीं समा रहे। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे विपक्ष के गले नहीं उतरे। चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने विकास को मुद्दा बनाया था, लेकिन राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गालियां दिलवाया, जनेऊ पहने, क्या नहीं किया, लेकिन गुजरात की जनता ने विकास को ही प्रमुखता दी। बिहार में भी यही हुआ था, दिल्ली में भी यही हुआ था, पंजाब में भी कह रहे थे, गोवा में भी कह रहे थे, सभी जगह ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल में हम जीतेंगे और जीतेंगे। फिर क्या हाल हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस का दावा है कि नतीजों के दिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आएगी।
देखिए, हम मानते हैं कि जो ग्राउंड पर जो लोगों का रुझान है, लोगों का जो मजबूत संकल्प था सुशासन का, विकास का, एक तरफ लोग कह रहे थे विकास पागल हो गया है और दूसरी तरफ जो है वो लोग विकास के प्रति विश्वास दिखा रहे थे। तो हम जो एग्जिट पोल है वो भी वही दिखा रहा है। अभी भी हमें पूरा यकीन है कि जो माहौल बना हुआ है पब्लिक का, पब्लिक मैंडेट कांग्रेस को दिया है और उसके बावजूद भी एग्जिट पोल एक तरफा बता रहे हैं 18 तारीख एंजॉय कीजिए। हमें पूरा यकीन है कि हम चुनाव जीतेंगे। जाहिर है नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने एक खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी है तो दूसरा खेमा मायूस नजर आ रहा है। अब 18 तारीख को जनता का आखिरी फैसला क्या होगा, इस बात से पर्दा उठने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो कांग्रेस तो अभी 18 तारीख के इंतजार की बात करे, लेकिन बीजेपी ने एग्जिट पोल के बाद ही अपनी जीत मान ली है। न्यूज़ नेशन ने जो एग्जिट पोल किया था और उस एग्जिट पोल में गुजरात की किस तरीके की तस्वीर सामने आई थी, ये हम आपको एक बार फिर बताते हैं। गुजरात में वोट शेयर की अगर बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक, न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 48% वोट मिल रहे हैं जबकि कांग्रेस को 42%। अन्य के खाते में 10% वोट जा रहे हैं गुजरात में। लेकिन अगर इस 48% को या 42% को हम सीटों में तब्दील करते हैं तो बीजेपी को गुजरात विधानसभा चुनाव में 135 से 139 सीटें मिल रही हैं जबकि कांग्रेस को सिर्फ 42 से 46 सीटें। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें अधिकतम। लेकिन बाकी चैनल्स ने, बाकी एजेंसीज ने जो एग्जिट पोल किए हैं उसके क्या कुछ अनुमान हैं और उस एग्जिट पोल में क्या कुछ कहा गया है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ नेशन का हमने आपको बताया। इंडिया टुडे एक्सिस की अगर हम बात करें तो बीजेपी 99 से 113 सीटों पर जीत सकती है, कांग्रेस 68 से 82 पर सिमट सकती है, वहीं अन्य के खाते में 1 से 4। कुल मिलाकर अगर आप देखें तमाम एग्जिट पोल को तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हार्दिक पटेल की। अपनी जीत का आशीर्वाद लेने हार्दिक पटेल आज अंबाजी मंदिर पहुंचे। बनासकांठा में स्थित मंदिर पहुंचकर हार्दिक ने मां अंबे के दर्शन किए और प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी ने हार्दिक को तिलक लगाया, रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही हार्दिक ने कहा कि जीत दिलाने में मां उनके साथ है। वैसे जिसका अंदेशा था वही हुआ। संसद सत्र के आज पहले दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। गुजरात चुनाव में कांग्रेस के पाकिस्तान कनेक्शन की पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर खूब हंगामा मचा। कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से माफी की मांग पर अड़ी है। जिसकी उम्मीद थी हुआ भी वही। शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन गर्मा गर्मी वाला रहा। विपक्ष से सहयोग की पीएम की अपील भी बेअसर नजर आई। आशा करता हूं कि सकारात्मक रूप से सदन का सत्र चलेगा, देश लाभान्वित होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। राज्यसभा में विपक्षी दलों की एकता नजर आई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर माफी की मांग पर अड़ गया। माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए और सबूत देने चाहिए कि कहां, किस वक्त और कैसे उन्होंने ये षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया। और अगर सच है तो सजा होनी चाहिए और अगर झूठ है सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, गुजरात का इलेक्शन जीतने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री को न सिर्फ सदन से बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष पीएम मोदी की माफी की मांग पर अड़ा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के तेवर भी कमजोर नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के नेताओं को पहले माफी मांगनी चाहिए। पूर्व में चीन के राजदूत के साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने, तब के उपाध्यक्ष ने, उन्होंने बातचीत की और अब पाकिस्तान के राजदूत के साथ वो ऐसे बातचीत करने की कोशिश किया है या बातचीत किया है सरकार को बिना सूचना देते हुए, तो उनको देश के सामने इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विवरण देना पड़ेगा। विपक्ष के तेवरों से साफ हो गया है कि आने वाला शीत सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है, वहीं सरकार भी अपने एजेंडे पर कायम है। संसद के मौजूदा सत्र का भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव की
नतीजे क्या होते हैं। विरोधी पार्टियों के तेवर तल्ख हैं। ऐसे में शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बिल्कुल, तो हंगामेदार सत्र के रहने की उम्मीदें कहीं ज़्यादा हैं, तब जबकि अवधि बहुत कम है। 21 दिन तक सत्र चलना है, जिसमें कुल बैठकें 14 होनी हैं। लेकिन चुनौतियां सरकार के सामने क्या हैं, ये हम आपको एक बार बताते हैं। इन 14 दिन की बैठकों में शीतकालीन सत्र में 9 बिल पास कराने हैं जो सूची में हैं। इनको पास कराना, पारित कराना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें ट्रिपल तलाक विधेयक पास कराना भी एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी। कुल मिलाकर संसद के दोनों सदनों में 24 विधेयक अटके हुए हैं। लेकिन राफेल डील पर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगी कांग्रेस पार्टी, पहले से बता चुकी है। जीएसटी और नोटबंदी का मुद्दा इस सत्र में भी अपना असर छोड़ सकता है। गुजरात चुनाव में पाकिस्तान कार्ड पर विपक्ष आक्रामक है, जिसके चलते आज पहला दिन ही लगातार बाधित रहा। शीतकालीन सत्र बुलाने में जो देरी हुई है, वो आरोप भी सरकार पर लग रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना जरूरी है कि विधेयक कौन से हैं। ट्रिपल तलाक विधेयक, जिसका हमने जिक्र किया, सरकार के सामने पहली प्राथमिकता। फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल FRDI, जिसको लेकर विवाद भी लगातार गर्माता रहा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक है। फॉरेस्ट संशोधन विधेयक है। इसके साथ साथ इस सूची में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक भी है, जिसको पारित कराना सरकार के सामने चुनौती है, खासकर विपक्ष के इस व्यवधान के बीच। इधर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज राज्यसभा में सभापति के तौर पर एक नई पहल का आगाज किया। वेंकैया नायडू ने सदस्यों को कहा कि सदन में अपनी पहली बात रखने से पहले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो गुलामी की याद दिलाते हैं। राज्यसभा के सभापति के तौर पर वेंकैया नायडू की अपील, उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो तो बेहतर होगा। मंत्रियों को और अन्य सदस्य जो कुछ कागज सभा पटल पे रखना चाहते हैं, उन लोगों से मेरा एक सुझाव है, ये कोई निर्देश नहीं है। बोलते समय सर आई बेग डोंट यूज द वर्ड, आई रेज टू प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, ऐसा करके थोड़ा हम अभी आजाद भारत में है, इसलिए किसी को बेग करने का कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा सुझाव है, दिस इज माई सजेशन। चलिए बात करते हैं राज्यसभा की, लेकिन शरद यादव की। राज्यसभा में आज जेडीयू के पूर्व नेता शरद यादव और अली अनवर की सदस्यता रद्द करने को लेकर भी हंगामा हुआ। वहीं दूसरी तरफ शरद यादव को इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट से झटके का भी सामना करना पड़ा। दरअसल में स्थिति क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का राज्यसभा सदस्यता जाने के मामले में दखल देने से इनकार सामने आ चुका है। अदालत ने मना कर दिया इस मामले में दखल देने से। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि शरद यादव को भत्ते और सरकारी बंगले का लाभ मिलते रहना चाहिए। शरद यादव ने राज्यसभा के फैसले को दरअसल में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने एक तरीके से इसमें दखल देने से मना किया है। 4 दिसंबर को सदस्यता पर सवाल उठा था। जेडीयू की अपील पर दोनों नेताओं को अयोग्य ठहराया गया था और पिछले साल ही राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए थे शरद यादव। वैसे बतौर राज्यसभा सांसद आज अमित शाह का संसद में पहला दिन था। पहले दिन संसद पहुंचने पर अमित शाह का केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत भी किया, उन्हें फूल भी दिए गए। अमित शाह के साथ संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। अमित शाह जब संसद भवन पहुंचे तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि अमित शाह ने मीडिया वालों से कोई बात तो नहीं की, लेकिन वो मुस्कुराते जरूर रहे और संसद के भीतर इसी मुस्कुराहट के साथ दाखिल हो गए। राज्यसभा में अमित शाह को मोदी, जेटली के साथ फ्रंट लाइन सीट मिली है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज एक और नया अंदाज नजर आया। सिरसा से INLD के सांसद दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। सांसद दुष्यंत चौटाला का ये अंदाज दरअसल में उनके विरोध का एक तरीका था, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें कम ही नजर आती हैं संसद सत्र के दौरान। सरकार के नए नोटिफिकेशन को लेकर दरअसल में दुष्यंत चौटाला विरोध कर रहे हैं। ट्रैक्टर को कमर्शियल वाहन घोषित करने को लेकर आपत्ति है। सरकार का फैसला किसानों के खिलाफ, ये चौटाला का कहना है। नए फैसले के बाद ट्रैक्टर का टोल देना होगा, ये उनका आरोप है। कमर्शियल वाहन के बाद ट्रैक्टर की कीमत बढ़ सकती है, ऐसा दुष्यंत चौटाला को लगता है और इसी सबको ध्यान में रखते हुए संसद भवन पहुंच गए माननीय ट्रैक्टर के साथ। बात राजनीति की करते हैं और कांग्रेस पार्टी की करते हैं। शनिवार से कांग्रेस में राहुल राज चलेगा। राहुल गांधी कल आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने जा रहे हैं। राहुल की ताजपोशी को लेकर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल है।
दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय अपने नए अध्यक्ष के स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ गुजरात चुनाव के नतीजों की फिक्र से उलट जश्न का माहौल है और पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। 132 साल पुरानी कांग्रेस में 16 दिसंबर से राहुल गांधी का राज चलेगा। एक बड़े आयोजन के साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में राहुल पार्टी की कमान अपने हाथ में लेंगे। राहुल गांधी को जनवरी 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष चुना गया था और इस साल 11 दिसंबर को राहुल कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। राहुल गांधी को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। राहुल की ताजपोशी के कार्यक्रम में करीब 3000 कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में राहुल को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब वक्त राहुल गांधी का हो चला है। ये वही मंच है जब राहुल गांधी यहाँ पर बैठेंगे तो उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ए.के. एंटोनी जैसे बड़े नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे और यहीं से राहुल गांधी देश को संबोधित करेंगे, यहीं से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बदल रहा है। 132 साल पुरानी कांग्रेस का इतिहास बदलता हुआ आपको नजर आएगा इसी मंच से। राहुल नेहरू गांधी परिवार के छठे सदस्य होंगे जो कांग्रेस की कमान संभालेंगे। उनसे पहले सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। राहुल की ताजपोशी से पहले आए एग्जिट पोल में एक बार फिर बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है। जाहिर है राहुल के सामने अब जनाधार बढ़ाकर पार्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा को लौटाने की चुनौती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो 18 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे कुछ भी हों, लेकिन कल का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए जश्न का दिन है। अध्यक्ष पद को लेकर कल राहुल गांधी की औपचारिक ताजपोशी होगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस दफ्तर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से 24 अकबर रोड नहाया हुआ है। वैसे बात राहुल गांधी की तो सोनिया गांधी की भी करते हैं। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नई पारी का आगाज करने वाले हैं, तो वहीं सोनिया गांधी ने यह कहकर आज सबको चौंका दिया कि वो संन्यास ले रही हैं। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोनिया ने ये इच्छा जाहिर की। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति को अलविदा कहने का मन बना चुकी हैं। सोनिया गांधी का जो सियासी सफर है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल में 19 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड है सोनिया गांधी के नाम। 1999 में पहली बार सांसद बनी थी सोनिया गांधी। पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया, सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। 1999 में सोनिया गांधी विपक्ष की नेता बनी। सांसद बनने के साथ ही एनडीए के जवाब सोनिया का बड़ा दाव था यूपीए का गठन करना। 2004 में यूपीए का गठन किया, तमाम राजनीतिक दलों को साथ जोड़ा। कांग्रेस ही नहीं, यूपीए में भी सोनिया गांधी की अहम भूमिका रही। यूपीए चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी ने लगातार अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई। और अब बात दिसंबर की सर्दी की। पहाड़ों में बर्फ सितम बनकर बरस रही है और उसका असर दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों में साफ दिखने लगा है। दिल्ली में सर्दी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में पारा 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। कड़ाके की ठंड ने दिल्ली में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली की हवाएं भी बेहद सर्द हो गई, जिसका असर यह है कि पारा लुढ़क गया और सर्दी आसमान छूने लगी। सुबह और शाम कोहरा घना हो रहा है और शीतलहर के चलते धूप भी बेअसर साबित हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से 4 डिग्री कम 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले साल 2007 में 19 डिग्री दर्ज किया गया था। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री रहा। एक हफ्ते में पारा 5 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन तक सुबह और दोपहर में ठंड महसूस होगी। यहाँ हीट वेव, कोल्ड वेव की बहुत ज़्यादा तो संभावना नहीं है, फिर भी 16, 17 और 18 तारीख में यहाँ तापमान करीब 8 और 7 के आसपास आ जाएंगे। 1-2 दिन उनमें से कोल्ड वेव का क्राइटेरिया भी पूरा होने की संभावना है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 किलोमीटर से तेज गति से ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह इंडिया गेट की तस्वीर कुछ ऐसी थी, जहां विजिबिलिटी काफी कम थी। बारिश के बाद दिल्ली और एनसीआर में स्मॉग से कुछ हद तक राहत तो मिली है, लेकिन ठंड का मौसम आफत लेकर आया है। ऐसे में सर्दी का सामना पूरी सावधानी से करें, क्योंकि अगले 48 घंटे दिल्ली पर भारी है। कड़ाके की इस ठंड के बीच मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।
चलिए, तो जब ठंड का रिकॉर्ड टूट रहा हो तो सावधानी क्या बरतनी है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। आपको किस किस तरीके की सावधानी करें। बराबर मात्रा में पानी का लगातार सेवन करते रहें, ये सावधानी बहुत ज़रूरी है बरतना। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, लिहाजा इस बात का ध्यान रखें कि पानी की कमी ना हो। कान और गर्दन में गर्म कपड़ा लपेट कर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे मफलर। ब्लड प्रेशर का चेकअप लगातार आप कराते रहें, खासकर तब जबकि इस तरीके की समस्या पहले से है। बीपी से हार्ट मरीजों की तादाद लगातार बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में 8 घंटे की नींद ज़रूर लेने की कोशिश करें। नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें ताकि त्वचा बेहतर रहे। खुली जगहों पर ही अलाव जलाएं, कमरे के अंदर तो कतई नहीं। तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड है तो पहाड़ बर्फ की सफेद चादर हो चुके हैं। कश्मीर और हिमाचल की पहाड़ियों में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सफेद हो चुकी इन वादियों की तस्वीर भले ही रोमांचित करने वाली हो, लेकिन खून जमा देने वाली ठंड में जिंदगी आसान नहीं होती। पीर पंजाल में बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चट्टापानी ब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही थम गई है। बर्फबारी को हटाने का काम जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। हमारा स्टाफ जो है, मशीनरी, वो इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। वो इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम जो होगा उसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी सैलानियों के लिए यादगार तोहफा लेकर आई है, जहां के ऊपरी इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी का आगाज हो चुका है। यहाँ भी पारा माइनस में पहुंच गया। पूरे कश्मीर में ठंड का प्रकोप अभी भी जारी है। अगर आज के टेम्परेचर्स की बात करें तो श्रीनगर का मिनिमम टेम्परेचर -0.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम टेम्परेचर जो है वो गुलमर्ग में रिकॉर्ड किया गया, जहां पर -10.1 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। वहीं अगर हम पहलगाम की बात करें तो -5.7 और लेह की बात करें तो -6 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिमाचल की वादियां भी सफेद हो गई हैं। शिमला के पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। क्रिसमस मनाने आए सैलानियों को ऊपरी इलाकों पर जाने को लेकर खास अलर्ट किया गया है। श्रीनगर से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बाबा केदार की दर पर बर्फबारी बड़ी मुसीबत बनकर आई है। केदारनाथ में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य रोक दिया गया है। जेसीबी मशीन से बर्फ हटाने की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि किसी खान में खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ खुदाई नहीं बल्कि इस सफेद आफत को टालने का काम किया जा रहा है ताकि रास्ता साफ हो सके। दरअसल केदारनाथ में पिछले कई दिनों से इतना ज्यादा हिमपात हुआ है कि केदारनाथ मंदिर का परिसर बर्फ से पूरी तरह ढक गया है, जिसकी वजह से मंदिर के पास चल रहे निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। दरअसल केदारनाथ मंदिर के पास रास्ते को चौड़ा करने का काम किया जा रहा था, जिसमें लोक निर्माण विभाग के मजदूर जुटे हुए थे, लेकिन मंदिर के आसपास करीब 2.5 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की परत जमा होने से निर्माण काम में दिक्कतें आने लगी। फिलहाल कुछ मजदूरों को वापस भेज दिया गया है, जबकि कुछ मजदूर बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि बर्फ हटाने का काम पूरा होते ही निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया जाएगा। केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे थे, अभी कल और परसों में जो लगातार बर्फबारी हुई है उससे लगभग 2.5 फीट बर्फ वहाँ जम गई है। तो अभी तत्काल काम करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि 2 कार्य मुख्य रूप से चल रहे थे, जो कि अप्रोच रोड का है और सरस्वती घाट का है। तो अभी हमारी प्राथमिकता है कि तत्काल बर्फ़ वहाँ से हटाई जाए, और जहाँ पर जो कार्य शेड में रह करके हो सकते हैं, जैसे पत्थर को तोड़ने का कार्य है, पत्थर की कार्विंग का कार्य है, वो कार्य हम लोग इस बीच करवाएंगे, और जैसे ही बर्फ़ वहाँ से हट जाती है तो पुनः हम लोग खड़ंजा बिछाने का कार्य शुरू करेंगे। मंदिर के आसपास का इलाका 2013 में आई आपदा में तबाह हो गया था, जिसे फिर से सजाया संवारा जा रहा है ताकि अगले साल 4 धाम यात्रा से पहले ये बनकर तैयार हो जाए, लेकिन भारी बर्फबारी ने निर्माण कार्य में रुकावट डाल दी है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चीन और दिखाते हैं चीन के वो इलाके जो इन दिनों बर्फबारी की चपेट में हैं। चीन में भी बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बर्फबारी में घिरा चीन का ये शहर, ऐसा लगता है मानो बर्फ के शहर में आ गए हों। बर्फ का हाईवे, बर्फ के मकान, बर्फ की दुनिया में हंसते खेलते पर्यटक।
कुछ इस तरह पूर्वी चीन के शानडोंग प्रांत के जिनान शहर ने बर्फबारी का इस्तकबाल किया। आसमान से ली गई इस तस्वीर से साफ हो जाएगा कि कैसे बर्फ की सफेद चादर ने चीन के इस शहर का रंग और मिजाज दोनों बदल कर रख दिया है। जिनान शहर में जहां मौसम की पहली बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं पर्यटक भी इस खास मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर के लोग बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो पल आ ही गया। हल्की हल्की बारिश से मौसम जहां खुशनुमा दिख रहा है, वहीं बर्फबारी की वजह से पेड़ों पर बर्फ जम गई है। पत्तियों से बर्फ ऐसे चिपक गई है मानो ये पेड़ का ही हिस्सा हो। गुरुवार से ही बर्फबारी का ये सिलसिला जारी है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से केबल और बस यातायात को रोक दिया है। साथ ही कर्मचारियों को पेट्रोलिंग करने की हिदायत दी गई है ताकि किसी भी टूरिस्ट को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। शहर तो शहर, पहाड़ों का भी नजारा मनमोहक दिख रहा है। कुल मिलाकर इन दिनों अगर आप चीन जाना चाहते हैं तो फिर ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जहां कुदरत बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और मौसम के बाद एक ऐसी खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देश के सरकारी दस्तावेजों में शहीद जैसा शब्द है ही नहीं। शहीद जैसा शब्द, ये अहम जानकारी एक आरटीआई से मांगी गई जानकारी पर मिला, जिसमें कहा गया कि जवानों के लिए शहीद शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। एक आरटीआई की जानकारी में ये खुलासा हुआ है जो यकीनन चौंकाने वाला है। रक्षा और गृह मंत्रालय ने सीआईसी में जवाब दाखिल करके इस बात को बताया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि बैटल कैजुअल्टी का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं गृह मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन कैजुअल्टी शब्द का इस्तेमाल होता है। शहीद सब शब्द को लेकर दरअसल में आरटीआई डाली गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और दिल्ली के अधिकारियों पर बहुत ही सख्त टिप्पणी की। दरअसल एक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये मांग की थी कि वो अब आवासीय परिसर का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर रही है, लिहाजा उसके परिसर को डीसील करने की इजाज़त दी जाए। जिसके बाद आज सुनवाई के दौरान जस्टिस मदन बी लोकुर ने दिल्ली में अवैध निर्माण आवासीय परिसर के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर काफ़ी कठोर टिप्पणी की। दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर इस टिप्पणी के काफ़ी कुछ मायने हैं। नाराजगी इस बाकायदा अदालत ने जताई है आवासीय परिसर में व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर। विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को सदियों तक लूटा, आज दिल्ली को खुद दिल्ली वाले और यहाँ के अधिकारी लूट रहे हैं। सर्वोच्च अदालत की ये सख्त टिप्पणी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए। सोमवार से लापता आईएसीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार झा की लाश पालम विहार रेलवे ट्रैक से बरामद हुई है। हालांकि उनकी मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन उनके पास से एक सुसाइड नोट जरूर मिला है, जिसे लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। दिल्ली के द्वारका इलाके से लापता भारत सरकार के अधिकारी जितेंद्र कुमार झा की मौत सवालों में उलझ गई है। जितेंद्र कुमार झा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के अधिकारी थे। सोमवार की सुबह वो अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। इस बीच रेलवे पुलिस को एक शख्स की डेड बॉडी पालम विहार रेलवे स्टेशन के पास मिली। पुलिस के मुताबिक शव जितेंद्र कुमार झा का है और उन्होंने खुदकुशी की है। आईसीएस अधिकारी की मौत की गुत्थी अब पुलिस के दावे और परिवार के इनकार के बीच उलझ गई है। पुलिस का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर जो लाश मिली थी वो जितेंद्र झा की ही थी, लेकिन परिवार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए पुलिस अब फोरेंसिक जांच का सहारा लेने वाली है। पुलिस के मुताबिक उन्हें शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने खुदकुशी की वजह ऑफिस में फैले भ्रष्टाचार को बताया। हमारे पास जो अभी इन्वेस्टिगेशन में हमने सबूत इकट्ठे किए हैं, उसके बेसिस पे हमें ये लग रहा है कि ये वही हैं और घर वालों को भी अभी हम बताएंगे और डिटेल्स, और जरूरत पड़ेगी तो डीएनए टेस्ट भी करा के कंफर्म करा लेंगे। लेकिन जितेंद्र कुमार झा का परिवार इस बात से इनकार कर रहा है। परिवार पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा रहा है। वो तो पुलिस ही बताएगी किस बेस पे बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस जैसे हमने देखा था बताया जा रहा है कि उनकी मूंछ दाढ़ी थी, वो हमेशा क्लीन सेव रहते थे, मूंछ दाढ़ी तो थी नहीं, हाइट भी लंबी है जो डेड बॉडी थी, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे ट्रैक पर मिली डेड बॉडी जितेंद्र कुमार झा की ही है या नहीं, ये तो फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन परिवार का शक भी कई सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
और अब खबर मध्य प्रदेश के हरदा से। यहाँ की कृषि उपज मंडी में किसान अनाज बेचने आए थे, लेकिन जब उनका अनाज नहीं बिका तो किसान नाराज हो गए और वहीं पर मुर्गा बनकर बैठ गए। तकरीबन 15 मिनट तक किसान मुर्गा बने रहे। किसानों की मांग थी कि उनकी उपज सही दामों में सरकार खरीदे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही किसान धरने से हटे। हालांकि ये धरने का विरोध का एक अलग तरीका था जो मध्य प्रदेश के हरदा में दिखा। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में एक हवेली ऐसी है जिसे यूनेस्को ने 2017 का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड से नवाजा है। पुरानी दिल्ली में हवेली धर्मपुरा नाम से मशहूर इस इमारत की रौनक आज भी बरकरार है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसी है ये हवेली। पुरानी दिल्ली की विरासत और तारीख की एक शानदार मिसाल बनकर कायम है 200 साल पुरानी ये हवेली। पुरानी दिल्ली में इसे हवेली धर्मपुरा के नाम से जाना जाता रहा है। पिछले दिनों इस हवेली को यूनेस्को ने दुनिया भर की बेमिसाल धरोहरों में से एक माना है। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके का अगर जिक्र हो तो सबसे पहले जहन में वहां की तंग गलियां, ट्रैफिक, जायका और जो पुरानी इमारतें हैं उनकी तस्वीर जहन में उभर कर सामने आती है। लेकिन इन्हीं तंग गलियों में कुछ ऐतिहासिक इमारतें ऐसी भी हैं जो ना सिर्फ देश का नाम रोशन करती हैं बल्कि टूरिस्टों की पहली पसंद के तौर पर भी देखी जाती हैं। हेरिटेज इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय गोयल की कोशिश तब कामयाब हुई जब इस हवेली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। करीब 200 साल तक मुस्लिम और जैन धर्म के लोगों की मिल्कियत बनी रही इस हवेली के मूल ढांचे को बिना छेड़े इसका संरक्षण किया गया है। अगर हम यहाँ की सबसे पहले एंट्रेंस पे पहुंचे, रिसेप्शन पे पहुंचे तो थोड़ा सा पुरानी तस्वीरें यहाँ की लगी हैं जो फ्रेम करके लगाई गई हैं कि पहली तस्वीर यहाँ की हवेली की कैसी थी, यह आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और फिर बदलते बदलते यहाँ की तस्वीर कितनी बदली और यहाँ से जब इन तस्वीरों से जब हम मूव करके अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि कैमरा अंदर की तरफ को आपको दिखाएं तो हालात पूरी तरह से बदले हुए नजर आ जाएंगे। हवेली के दरवाजे, दीवारें, नक्काशी, झूमर, फर्श, कालीन, खंबे से लेकर हर कोने में इतिहास को सहेज कर रखने की पूरी कोशिश की गई है। जोधपुर और श्रीलंका तक से इसके लिए सामग्री मंगाई गई। सर ये हमारा रेस्टोरेंट है लाखोरी विच इज वेरी फेमस फॉर मुगलई फूड। आई विल शो यू दैट वन आल्सो। अच्छा ये रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो भी रुकते हैं? वो बिल्कुल वो रुकते हैं, खाते पीते हैं। आप जैसा कि देख भी रहे हैं ये लोग खा पी रहे हैं। मुगलई क्रिसमस की तैयारियाँ की गई हैं? ये सर ये क्रिसमस की तैयारियाँ हैं। ये म्यूजिक वगैरह लगा रहे हैं। हम लोग क्रिसमस पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को गेस्टों को यहाँ म्यूजिक के साथ डिनर सर्व करेंगे। अच्छा यहाँ का जो रिनोवेशन हुआ, यहाँ की पूरी तस्वीर बदली है, जैसा कि सामने तस्वीरें भी लगा रखी हैं पुरानी, इसको कितना समय लग गया बदलने में पूरा? सर ये 2010 में शुरू हुआ था और हमें कंप्लीट करने में लगभग 6 साल लगे। मार्च 2016 में हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। यानी कि 6 सालों में यहाँ की तस्वीर बदल पाई है। और कितने साल पुरानी हवेली है ये? सर ये लगभग 200 साल पुरानी हवेली है। 2 रेस्टोरेंट और 14 कमरे वाली इस हवेली में पहले अधिक कमरे हुआ करते थे जिसे बाद में बदला गया है और अब इस हवेली में होटल चलाने की जिम्मेवारी आईटीसी होटल्स को दी गई है। सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए अब बात नासा की। नासा ने अंतरिक्ष में एक दूसरा सौरमंडल खोज निकाला है और इस सौरमंडल में भी 8 ग्रह हैं। केपलर 90 के ग्रहों की व्यवस्था भी हमारे सौरमंडल जैसी ही है। इसमें भी छोटे ग्रह अपने स्टार के नजदीक हैं और बड़े ग्रह उससे काफी दूर मौजूद हैं। केपलर 90 सोलर सिस्टम के इस 8वें ग्रह का नाम केपलर 90I है। रहस्यों से भरे अंतरिक्ष में न जाने कितने राज छिपे। नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के एक ऐसे ही राज को दुनिया के सामने उजागर किया है। नासा ने दावा किया है कि अंतरिक्ष में एक और सौरमंडल भी मौजूद है। इस सौरमंडल में हमारे सौरमंडल जैसे ही 8 ग्रह भी हैं। नासा ने इस खोज में गूगल की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है जो इंसानों के रहने लायक ग्रहों की तलाश करने में काफी मदद करेगा। केपलर 90 सोलर सिस्टम के इस 8वें ग्रह का नाम केपलर 90I है। गूगल और नासा के इस प्रोजेक्ट से इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि ब्रह्मांड में किसी ग्रह पर एलियन मौजूद हो सकते हैं। सबसे खास बात यह कि केपलर 90 के ग्रहों की व्यवस्था भी हमारे सौरमंडल जैसी ही है। इसमें भी छोटे ग्रह अपने स्टार के नजदीक हैं और बड़े ग्रह उससे काफी दूर मौजूद हैं।
नासा के मुताबिक इस खोज से पहली बार स्पष्ट होता है कि दूर कहीं स्टार सिस्टम में हमारे जैसे ही परिवार मौजूद हो सकते हैं। ये सौर मंडल हमसे करीब 2545 प्रकाश वर्ष दूर है। हालांकि टेक्सास यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक नया ग्रह पृथ्वी से करीब 30% बड़ा माना जा रहा है। इस नए ग्रह में काफी बड़ी चट्टानें हैं, सतह का तापमान काफी ज्यादा है जिससे लोग झुलस भी सकते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसने करीब 1.5 लाख तारों को स्कैन किया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने केपलर डाटा के जरिए अब तक 2500 ग्रहों की खोज की है। इनमें से 30 पृथ्वी के आकार के समान हैं और अपने सूर्य से रहने की योग्य दूरी पर इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।